हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विशाल और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस पॉलिटी की सीरीज़ में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ सेलियन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग चीज़ों को वहाँ से ड्रॉन किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। Then parliamentary form of government, sovereignty of parliament and independent and integrated judiciary etc etc हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेलियन फीचर्स को देखते हैं कि हमारे संविधान की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले नए नए वीडियोस, नए नए स्टडी मटेरियल्स आप लोगों को मिलते रहे। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से चालू रख सके, अच्छे से पढ़ाई को करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट सेलियन फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये एक्चुअली देखा जाए ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स को क्यों डालना पड़ा? संविधान निर्माताओं को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि फंडामेंटल राइट्स को उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पड़ा? अगर हम ब्रॉडली देखें ना तो हम लोग बहुत लंबी गुलामी में से बाहर आए थे। वी बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब तक ऐसा था कि हमारे जो सिटीजन्स थे ना, उन लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं था। देयर वाज नो प्रोविजन इन आवर सिस्टम कि हमारे इंडियंस के लिए कोई राइट्स का प्रोविजन ही नहीं था। तो अब अगर हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट चाहते हैं, अगर हम एक अच्छा सा लोकतंत्र चाहते हैं, तो हम लोगों को हमारे सिटीजन्स को राइट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस उद्देश्य से कि भाई हम लोगों को हमारी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कुछ आर्टिकल्स डाले जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में दिए गए हैं। अब देखिए, पार्ट 3 के अंदर हमें 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 to 18 जो है वो डील करता है राइट टू इक्विलिटी। ठीक है, समानता के अधिकार को डील करता है। फिर आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो है वो राइट टू फ्रीडम, सिक्स टाइप की फ्रीडम को ये डील करता है। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध रक्षण का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 23 एंड 24 में। फिर हम लोगों ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट भी दिया हुआ है हमारे सिटीजन्स को बिटवीन आर्टिकल 25 to 28। देन आर्टिकल 29 एंड 30 डील विद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 ये प्रोवाइड करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 जो है ना, अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये है ना, सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। अल्टीमेटली यही वो आर्टिकल है जिसके द्वारा हमारा संविधान सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट, देन वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का उपयोग कर सकता है। जैसे कि हमारी जुडिशियरी है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। अब देखिए, इसमें आर्टिकल 31 इज मिसिंग। ठीक है, आर्टिकल 31 इज मिसिंग, जो कि हमारे संविधान जब बना था ना, एट दैट टाइम इट वाज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 31 जो है ना, इट इज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, आप एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड था फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 31। लेकिन बाय द टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ इसको फंडामेंटल राइट में से निकाल दिया गया बाय द पार्लियामेंट एंड उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। जो हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग पॉलिटी को आगे पढ़ेंगे, उस तरह से आपको ये सीखने को मिलेगा कि आर्टिकल 31 के साथ क्या हुआ था। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स है क्या? फंडामेंटल राइट जो है ना, ये सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है स्टेट एंड लेजिस्लेटिव के मनमाने कानूनों से। भाई ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव अपने हिसाब से कुछ भी कानून बनाएगी और सिटीजन्स को उसको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट क्या करता है, हमारे सिटीजन्स को एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के मनमाने कानूनों से बचाता है। कानून का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट में जो पास हुआ वही कानून। ठीक है,
एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के द्वारा लागू किए हुए कोई भी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ भी हो सकता है, ठीक है, उनके द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स ये बताते हैं कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव यानी कि हमारी सरकार सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को वायोलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी लॉ ने या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर हमारे सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया, देन बाय द आर्टिकल 32 वो सिटीजन डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट बाय द जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, बाय द जुडिशियल रिव्यू उस जो चीज़ है उसको उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है और फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्सेबली लागू कर सकती है। तो इस तरह से हमारे जो फंडामेंटल राइट है ना, दे आर जस्टिसिएबल, यानी कि उनको एनफोर्स किया जा सकता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। समझ में आई बात। अब देखिए, अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है ना, तब वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट के वायोलेशन पर 5 तरह के रिट्स जारी कर सकता है, ठीक है। यू कैन सी सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू 5 टाइप ऑफ रिट्स। समझ में आई बात। सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू 5 टाइप ऑफ रिट्स। हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है मैंडेमस यानी कि परमादेश, थर्ड है प्रोहिबिशन यानी कि रोकना, प्रतिषेध रोकना, ठीक है। फोर्थ है सर्टेरियरी यानी कि उत्प्रेक्ष मतलब अधिकार पृच्छा, हम आपसे पूछते हैं, ठीक है। देन लास्ट वाज क्वा वारंटो, दैट मीन्स उत्प्रेषण। ये जो है ना, दीज आर दी 5 रिट्स। ये रिट्स यानी कि एक प्रकार के फैसले होते हैं बाय द कोर्ट ऑफ लॉ कि अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है और अगर वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है, तो उस सिटीजन के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इस तरह के रीट्स को लागू कर सकता है, ठीक है। तो ये है ना फंडामेंटल राइट्स की एक अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है कि इसके वायोलेशन में, इस फंडामेंटल राइट के वायोलेशन में हमारा कोई भी सिटीजन डायरेक्टली जा सकता है टू दी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट के वायोलेशन में सिटीजन कैन गो डायरेक्टली टू दी सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सिटीजन को फंडामेंटल राइट तो दिए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फंडामेंटल राइट अपने आप में एब्सोल्यूट हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया तो आप कुछ भी करो, कुछ भी बोलो। आपको अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल गया है तो आप किसी के भी बारे में कुछ भी बोलो, या फिर आपके बोलने से देश की सिक्योरिटी को, एक अखंडता को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फंडामेंटल राइट अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगर आपको जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमारे सिटीजन्स को जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है कि उन आदेशों के अनुसार, उस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अनुसार वहां पर आप फंडामेंटल राइट्स को यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी भी फंडामेंटल राइट का यूज़ करते हो और उस टाइम पे किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के जो राइट्स है, उनके जो प्रोटेक्शन राइट है, उनको अगर कोई नुकसान पहुंच रहा हो, तो ऐसी जगह पर आप फंडामेंटल राइट्स यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोगों को देश में कहीं पर भी घूमने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, इन द आर्टिकल 19, लेकिन हमारे देश में कुछ ट्राइबल एरियाज है जहां पर नॉर्मल सिविलियंस का जाना प्रोहिबिटेड है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई मुझे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया है कि मैं देश के किसी भी जगह पे जा सकता हूं। नहीं भाई, फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इस तरह से लगाया गया है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसका फंडामेंटल राइट्स का उपयोग करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, फिर आप उस कंडीशंस में अपने फंडामेंटल राइट का यूज नहीं कर सकते हो। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो उसके ऊपर है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट लिमिटेशन लगा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दे दिए, मूलभूत अधिकार दे दिए, तो अब बस चलता ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट के पास है ना पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि
संविधान पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वो किस आर्टिकल में दी जाती है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर किस आर्टिकल के द्वारा बताई गई है फॉर दी पार्लियामेंट। अच्छा, जो पार्लियामेंट है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके किसी भी फंडामेंटल राइट को कम कर सकती है या उसे बिल्कुल खत्म भी कर सकती है। इट कैन कर्टेल और इट कैन रिपील्ड, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी कर्टेल्ड और दे कैन बी रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाय द पार्लियामेंट। अब देखिए एक दूसरी बहुत बड़ी विशेषता है। अब जैसे देखिए अगर हम हमारे संविधान में है ना एक इमरजेंसी प्रोविजन का भी इमरजेंसी कंडीशन से डील करने के लिए एक इमरजेंसी प्रोविजन का भी डाला गया है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब व्हेन देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, व्हेन देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी हमारे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स रिपील्ड हो जाते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं। दे ऑल आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21, जो ये दो फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, आर्टिकल 20 के अंदर जो है ना दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार दिया गया है कि भाई अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगता है, जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई आप चोर हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट आपको सीधे बोल देगी कि ही इज ए चोर एंड उसको उसके हिसाब से कोई पनिशमेंट मिल जाएगी, ठीक है। हर एक व्यक्ति को अपने ऊपर लगाए गए आरोप में से दोष सिद्धि का उसको उसमें से बचाव करने का अधिकार होता है। वो अपना वकील रख सकता है, अपना लॉयर रख सकता है और कोर्ट में केस को लड़ सकता है, ठीक है। तो दैट इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल 21, वो हम बाद में अच्छे से पढ़ने वाले हैं जब हम फंडामेंटल राइट का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। एंड आर्टिकल 21 ये जो डील करता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। हर प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में। तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ये अधिकार भी सस्पेंड नहीं होता है। उसके अलावा सारे के सारे मूलभूत अधिकार, ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ये चीज आप याद रखिएगा क्योंकि हमारा जो फेडरेशन है ना, इट इज वन टाइप ऑफ क्वासी फेडरेशन। उसका मतलब ये है कि हमारे संविधान में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन हमारा जो स्ट्रक्चर है इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी, ठीक है। सारी की सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती है। तो नेशनल इमरजेंसी है ना, ये एक प्रकार का स्पेशल प्रोविजन है जिसमें हमारे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। नेक्स्ट जो है ना वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखिए जो हमारे फाउंडर्स थे ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर थे ना, उन लोगों ने ना, डॉक्टर BR आम्बेडकर सर ने और अदर्स ने उस टाइम पे बोला था कि भाई देखो अभी हम लोग नए नए इंडिपेंडेंट बने हुए, हमारे पास इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारी इकोनॉमी इतनी पावरफुल नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है, कम्युनल प्रॉब्लम खड़े हुए हैं, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी हालात ऐसे नहीं है कि हम लोग बहुत ही अच्छे से स्टेट को चला सके। कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज़्यादा ऑब्लिगेशंस दिए कि सरकार को एक बहुत अच्छा स्टेट बनाना है। लेकिन हम है ना एक आशा रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने एक बात कही थी कि हम आशा रखते हैं कि फ्यूचर में जब भी कंडीशंस ऐसी होगी, जब भी हालात हमारे फेवर में होंगे, तब फ्यूचर गवर्नमेंट, ठीक है, हमारी फ्यूचर गवर्नमेंट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। एक अच्छा राज्य बनाने के लिए, नागरिकों को अच्छी सुविधा देने के लिए, नागरिकों के फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए सरकार फ्यूचर में जब भी परिस्थितियां अच्छी होगी तब इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को लॉ बनाते टाइम अपनी लॉ में शामिल करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण संविधान निर्माताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को संविधान के भाग 4 में रखा था, ठीक है। और देयर आर 3 टाइप ऑफ DPSPs, मेनली देयर आर सोशलिस्टिक्स, गांधीयंस एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। 3 टाइप के DPSP है, समाजवादी, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब देखिए होता क्या है, ये जो प्रिंसिपल है ना, ये सजेस्ट करते हैं कि सरकार को अगर अपने नागरिकों को अच्छी सर्विसेज देनी है, एक अच्छा राज्य देना है, एक अच्छी गवर्नेंस देनी है, तो सरकार को इन प्रिंसिपल्स को अपनी लॉ मेकिंग प्रोसीजर है ना उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, अपने लॉ में, अपने कानूनों में इन प्रिंसिपल्स को शामिल करना पड़ेगा। तो इस तरह से है ना, ये लोग है ना, ये जो प्रिंसिपल है ना, ये गवर्नमेंट के ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन डालते हैं, ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन डालते हैं। दे आर नॉट जस्टिसिएबल,
ठीक है, दे आर नॉट जस्टिसिएबल, बट वो मोरल ऑब्लिगेशन डालते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि अगर सरकार ने कानून बनाते टाइम इन प्रिंसिपल्स को अगर इंक्लूड नहीं किया तो भाई आप कोर्ट में जाओगे और बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इसको एनफोर्सेबल किया जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर नॉट जस्टिसिएबल, बट ये प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट पे मोरल ऑब्लिगेशन डालते हैं कि आप एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने के लिए, लोगों को एक अच्छा स्टेटस देने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, एक अच्छा वेलफेयर स्टेट देने के लिए इन प्रिंसिपल्स को पॉलिसी बनाते टाइम ध्यान रखिए और उसको पॉलिसी में इंक्लूड कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, इट इज यूनिक फीचर। B.R. आम्बेडकर सर ने बोला था कि इट इज यूनिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये दूसरों से अलग है। और एक बात बता दूं आपको कि हमने ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, इसको लिया गया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, हम लोगों ने इसको उठाया था, इसको अडॉप्ट किया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक यूनिक फीचर है। अब देखो होता क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो DPSP है ना, वो सरकार को बोलती है कि आप अच्छी चीज़ों को लागू करो। अब होता क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करते वक्त सरकार के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि कहीं ना कहीं DPSP को लागू करते टाइम किसी न किसी के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है। ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बार जनरेट होती थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में है ना एक केस हुआ, मिनर्वा मिल्स केस 1980, ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस 1980, इट वाज अ लैंडमार्क केस, ठीक है। इसने ना एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मिनर्वा मिल केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये एक फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में बैलेंस का जो बेडरॉक है, ठीक है, बैलेंस की जो नींव है ना, उसके ऊपर खड़ा किया गया है। तो सरकार को है ना हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि उनको फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में बैलेंस बनाए रखना है, ना उनको फंडामेंटल राइट को ज़्यादा प्रोत्साहन देना है, ना उन्हें DPSP को इस तरह से लागू करना है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो। तो ये जजमेंट आप याद रखिएगा कि मिनर्वा मिल्स केस ने ऐसा बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट दिया था कि फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में बैलेंस का जो बेडरॉक है ना, उसके ऊपर, उसकी नींव के ऊपर हमारा संविधान बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए हमारे देश में ना 1975 से लेके 1977 तक, ठीक है, 1975 से लेके 1977 तक नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी, ठीक है। उस टाइम पे ना मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे सोचा कि भाई देखिए हम लोगों ने, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स तो बनाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ राइट्स दिए हुए हैं, सिटीजन्स के लिए कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। हमारे सिटीजन्स की जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए, उनके लिए कोई ड्यूटीज़ नहीं है। तो मैडम इंदिरा गांधी ने क्या किया कि एक कमेटी बनाई, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने उस कमेटी को बनाया किस लिए गया था कि वो विचार करे कि संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया जा सकता है या नहीं, और अगर ऐड किया जा सकता है तो किस तरह से और किन किन फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में ऐड किया जाए, ठीक है। तो सरदार स्वर्ण सिंह जी की रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट लाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा है। आप पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़ोगे ना, उसमें हर जगह पे फ्रॉम द चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और इसमें इतने ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको खुद को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, उसको खुद को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इतने ज़्यादा अमेंडमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारी पार्लियामेंट ने किए थे। अब हुआ क्या, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में पार्लियामेंट ने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां पर ऐड किया, तो पार्ट 4A में, इन द आर्टिकल 51A, ठीक है, पार्ट 4A में, इन द आर्टिकल 51A में जब इनिशियली है ना फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था ना, तब देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। उन्होंने जब ओरिजिनली पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था ना, तब उन्होंने 10 फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। उसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में,
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया और इस तरह से आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि हमारे संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A में डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, क्योंकि स्टेट का ये मानना था कि अगर हमारे सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स को, उसकी ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं, देन दे मस्ट हैव सम ड्यूटीज आल्सो टुवर्ड द स्टेट। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है एक वेलफेयर स्टेट बनाने में, वो भी सरकार की मदद करे। ठीक है, तो इसके कारण दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। अब देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो है ना, वो फंडामेंटल राइट की तरह नॉन जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल राइट की तरह जस्टिसिएबल नहीं है, लाइक DPSP। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं करता है तो उसको सज़ा हो जाएगी या कोर्ट के द्वारा उसको एनफोर्स कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो है ना वो नॉन जस्टिसिएबल है। देन देखिए, हमारा संविधान की एक ये बहुत अच्छी विशेषता है कि सेक्युलर स्टेट। ठीक है, सेक्युलर स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द स्टेट। देश का खुद का कोई राष्ट्र धर्म नहीं होता है। ठीक है, हम किसी एक धर्म को हमारे राष्ट्र धर्म का दर्जा नहीं देते हैं, हम सर्वधर्म समभाव, ठीक है, हम सर्वधर्म समभाव की भावना में मानते हैं। तो सेक्युलर स्टेट का मीनिंग होता है नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर स्टेट। अब देखिए, हुआ क्या था कि ये जो सेक्युलर वर्ड है ना, ये सेक्युलर वर्ड पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको है ना बाद में डाला गया। कब डाला गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ठीक है, ये देखिएगा बार बार ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना हमेशा आता रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ मैंने लास्ट स्लाइड में बताया ना आपको कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पॉपुलरली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में हमारे संविधान के प्रीएम्बल में, ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है ना उसके अंदर सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सेक्युलर थे नहीं। ठीक है, हम लोग पहले से ही सेक्युलर थे। हम लोग जो है ना बाय स्पिरिट पहले से ही सेक्युलर थे। कैसे? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 में, देखिए आर्टिकल 14, 15 और 16 हमारा जो है ना, आर्टिकल 14, 15, 16 दे ऑल आर, इन सब में लिखा हुआ है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स के आर्टिकल 14, 15, 16 तीनों में ऐसा बोला गया है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर, हमारे यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीडम का तो पूरा का पूरा एक पार्ट ही है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 में हम लोग ने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दिया हुआ है। हमारा आर्टिकल 30 जो है, इट्स सेल्फ डील विथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ माइनॉरिटी का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है आर्टिकल 30। ठीक है, देन हमारे यहाँ पे DPSP में आर्टिकल 44 है, जिसमें हम लोगों ने कहा है कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, हम लोगों ने समान सिविल संहिता के बारे में भी हम लोगों ने आर्टिकल 44 में बात की हुई है, जो कि हमारा DPSP है। हमारा संविधान खुद हमारी सरकार को बोलता है कि भाई आप लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने हैं। ठीक है, समान सिविल संहिता लानी है सभी धर्मों के लिए। तो इस तरह से हम लोग बाय स्पिरिट तो सेक्युलर थे ही, लेकिन अब जब संविधान के अंदर, संविधान की प्रस्तावना के अंदर जब हमने सेक्युलर वर्ड को ऐड कर दिया, देन वी बिकम आइडेंटिफाइड एज अ सेक्युलर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सेक्युलर नहीं थे, हम लोग सेक्युलर थे, लेकिन हम लोगों ने आइडेंटिटी को ही सेक्युलर बना दिया। अब देखिए होता क्या है, ये जो है ना वेस्टर्न कंट्री, देखिए ऐसा नहीं था कि संविधान निर्माताओं को पहले पता नहीं था कि हम लोगों ने सेक्युलर वर्ड क्यों ऐड नहीं किया है। उन लोगों को सब कुछ पता था, लेकिन उन लोगों ने, इसलिए संविधान निर्माताओं ने सेक्युलर वर्ड को ऐड नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि उस टाइम पे सेक्युलरिज्म की जो वेस्टर्न डेफिनेशन थी ना वो थोड़ी अटपटी थी। देखिए वेस्टर्न डेफिनेशन के अनुसार सेक्युलरिज्म का मतलब होता है डाइवोर्स बिटवीन द रिलीजियन एंड स्टेट। ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्री है ना वो यूज करते हैं डाइवोर्स। ठीक है, देयर इज अ डाइवोर्स बिटवीन रिलीजियन एंड स्टेट। ठीक है, देयर इज अ डाइवोर्स बिटवीन चर्च एंड व्हाइट हाउस, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कि वेस्टर्न कंट्री का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल था ना, इट वाज ऑन अ नेगेटिव सेक्युलरिज्म, कि देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन। रिलीजियन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि स्टेट के कामों में दखल नहीं देगा,
और स्टेट जो है वो रिलीजियस बिलीफ एंड रिलीजियस प्रोसेस में दखल नहीं देगा। तो देयर इज अ नेगेटिव सेक्युलरिज्म इन दी वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने सेक्युलरिज्म को तो अपनाया बट इन दी पॉजिटिव सेंस। ठीक है, हम लोगों ने सेक्युलरिज्म का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट अपनाया। कैसे कि भाई हम लोग हर एक धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, वी विल गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू दी ऑल रिलीजियंस एंड वी विल प्रोटेक्ट ऑल रिलीजियंस। हम सारे के सारे धर्मों को समान आदर देंगे और सारे के सारे धर्मों का समान रक्षण करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने कॉन्सेप्ट अपनाया सर्वधर्म संभाव वाला। हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, स्टेट और रिलीजन अलग नहीं है, हम सब साथ हैं, हम सारे के सारे धर्मों को साथ लेकर चलेंगे। वी विल अप्लाई पॉजिटिव सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। तो इस तरह से हमने ना एक बहुत ब्रॉड वे में सेक्युलरिज्म को अपनाया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देन ये जो है ना एक अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौम मताधिकार। ठीक है, देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, जब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला पार्ट हमारे B.R. आम्बेडकर सर ऐड कर रहे थे ना, तब बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई हमारा देश अभी अभी आज़ाद हुआ है, हमारे यहाँ पे लिटरेसी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हम इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अच्छे से निभा पाएंगे, हमारे लीडर्स को अच्छे से चुन पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि अभी इंडिया इस कंडीशन में नहीं है कि आप उन्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दो। ठीक है, सार्वभौम मताधिकार दो, ऐसी कंडीशन में अभी इंडिया है नहीं। लेकिन B.R. आम्बेडकर साहब ने बोला कि नहीं भाई, मुझे अपनी जनता पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने इंडियंस पर पूरा भरोसा है कि वो लोग अपने इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अधिकार को अच्छे से निभाएंगे, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे और उसका अच्छे से यूज़ करेंगे फॉर क्रिएटिंग अ गुड डेमोक्रेसी, क्रिएटिंग अ ब्रॉड डेमोक्रेसी। तो इट इज़ वेरी बोल्ड स्टेप बाय द डॉक्टर B.R. आम्बेडकर कि उन लोगों ने हमें एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का पार्ट दिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रोविजन दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं ना, वहाँ पर मताधिकार के आधार पर रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, ये आप सब लोग जानते हो। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे मतदान करने की मिनिमम एज है 18 ईयर, जो कि पहले हुआ करती थी 21 ईयर। हुआ क्या था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 लाया गया था और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारे यहाँ पर जो मताधिकार की जो मिनिमम एज है ना, उसको 21 यानी कि 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अब देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाने के पीछे B.R. आम्बेडकर सर का मोटो क्या था और उसका फ़ायदा भी क्या है। तो देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि उससे सभी लोगों को एक समान मताधिकार मिलता है। तो होता क्या है कि लोगों के अंदर समानता की भावना को, जो इक्वलिटी की जो भावना है ना, उसका विकास होता है। दूसरा, जब मताधिकार बहुत ज़्यादा होगा, मतलब वोट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे, देन इट विल प्रोवाइड ब्रॉड बेस्ड डेमोक्रेसी। ठीक है, इट विल प्रोवाइड ब्रॉड बेस्ड डेमोक्रेसी कि भाई जैसे हम लोगों ने देखा था ना लास्ट 1-2 लेक्चर के पहले कि भाई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो प्रतिनिधि चुनकर आते थे, इवन हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी जो प्रतिनिधि चुनकर आए हुए थे प्रोविंसेस से, तो वो लोग भी एक लिमिटेड मताधिकार के द्वारा चुने गए लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा इनडायरेक्टली चुने गए थे। ठीक है, ये थोड़ा वर्ड डिफिकल्ट है, लेकिन ये बस इतना बताता है कि अगर हम लोग ने जो जिन लोगों को चुनकर भेजा था ना आगे, वहाँ पर बेस बहुत कम था, मतलब कुछ लोगों के द्वारा चुने गए लोगों ने कुछ लोगों को चुना था। अब ऐसा नहीं होगा, अब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने जाएंगे, जो शासन चलाने वाले हैं, उन लोगों को एक बहुत बड़ा ब्रॉड बेस है ना, उन लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से चुनकर भेजेगा। ठीक है, सरकार में भेजेगा। दूसरा, इससे क्या होता है कि माइनॉरिटी के राइट्स का भी प्रोटेक्शन होता है कि वो लोग भी अपने प्रतिनिधियों को वोटिंग करके चुनकर आगे भेज सकते हैं। तो इस तरह से माइनॉरिटी के राइट्स का भी प्रोटेक्शन होगा। दूसरा, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और जो भी पिछड़े लोग हैं, वो लोग भी अपने रिप्रेजेंटेशन को भेज सकते हैं। लोगों के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बढ़ेगी कि नहीं भाई, हमारा नेता हमारे द्वारा चुना जाएगा, आई हैव अ पावर टू वोट, आई हैव अ पावर टू वोट। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर हमें ठीक से अच्छी डेमोक्रेसी नहीं दोगे तो फिर भी हम आप लोगों को चलाते आएंगे, ऐसा नहीं है। आई हैव ए पावर टू वोट, वो है ना हर एक सिटीजन को एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना देता है। तो
It is very, very, very good and very, very, very bold step which was taken by our founding fathers of Constitution and particularly Dr. B.R. Ambedkar sir, and I am thankful to him कि उन्होंने हमें ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का राइट दिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट सेलियन फीचर्स देखे, कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स देखे कॉन्स्टिट्यूशन के, और भी कुछ चैप्टर और भी कुछ देखना बाकी है, कुछ फीचर्स देखने बाकी है जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए कि हम और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लाते रहे, और इस एजुकेशन की जो चैनल है, जो एजुकेशन की हमारी इनिशिएटिव है, उसको आगे बढ़ाने में हमें मदद कीजिए। तब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।